काफी हद तक, लेकिन कुछ चीजें थी जो रह रही थी तो उनको हम समझेंगे। ठीक है, कुछ चीजें थी जो रह रही थी उनको समझने की कोशिश करेंगे आज। राइट, तो आइए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। बट बिफोर दैट लेट सम मोर पीपल ज्वाइन। गुड आफ्टरनून प्रभु, गुड आफ्टरनून। कुछ और लोगों को ज्वाइन करने दीजिए, फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक, राइट, हाँ जी। तो कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? अकाउंटेंसी का कोर्स वी हैव फिनिश्ड, है ना? और मुझे विश्वास है कि तैयारी काफी बढ़िया चल रही होगी, काफी अच्छे से आप लोग अपनी तैयारी को सही दिशा पे रख रहे होंगे, है ना? ठीक। और अगर आपको कुछ लगता है कोई ऐसा टॉपिक जो हमने नहीं किया हो तो जरूर बताइएगा। ठीक है, राइट। देखिए, अकाउंटेंसी को पढ़ने के लिए सबसे जरूरी है कि आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़िया हो सब्जेक्ट पे। और बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए हमें अपने बेसिक किताबें 2, 3, 4 बार पढ़नी होती है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं जो हमने पूरा लेक्चर लिया, मैंने मतलब जो लिया लेक्चर, उसको एक बार आप पूरी तरीके से देखते हैं, पूरा लेक्चर कम से कम 2 बार अपने नोट्स बनाते हैं, तो मतलब 3 बार रिवाइज करने के बाद 3 बार हो गया। ठीक है, उसके बाद एक बार आप चाहें तो एनसीईआरटी गो थ्रू कर सकते हैं, वो आपके अंडरस्टैंडिंग को और बिल्ड करने में काफी मदद करेगी। ठीक, क्योंकि एक तो आपने सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी, फिर एक बार जब आप एनसीईआरटी से जो एक बुक की लैंग्वेज होती है उसमें आप एक बार गो थ्रू करोगे तो आपको एक अलग सा मतलब वो डेवलप होगा, एक अलग सी क्लैरिटी डेवलप होगी। ठीक है, तो वो आप तब कर सकते हैं, आपके पास अगर टाइम बचे तो आप ये कर सकते हैं। अदरवाइज आपको जितना पढ़ा है उतना ही करिए। ठीक है, क्योंकि आपको टाइम का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कितना समय है आपके पास, है ना? ठीक है, तो डेप्रिसिएशन की टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं डेप्रिसिएशन का। और डेप्रिसिएशन का क्या, हम थोड़ा सा अकाउंट्स का भी एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। ठीक है, तो मैंने आपसे बात की थी प्यारे बच्चे कि जो अकाउंटेंसी है वो पूरी डिपेंड करती है ट्रांजैक्शंस पे। मान लीजिए कि मैं दुकान खोल के बैठा हूं, 1 साल हो गए मुझे और एक भी कस्टमर नहीं आया, तो यार मतलब एक बार भी मैंने सेल नहीं की। इसका मतलब क्या कि मैंने जो भी सामान शुरू में खरीदे थे, मान लो मेरे इलेक्ट्रिकल आइटम्स की दुकान है, मैंने कुछ पंखे, कुछ बिजली के ये वो सब खरीदे थे, तो कुछ मैंने परचेज किया था सामान, वो सारी चीजें हैं, लेकिन उसके अलावा कोई भी ट्रांजैक्शंस नहीं है जब सेल नहीं हुई तो यार मेरे को अकाउंटिंग के लिए बड़ा कम स्कोप मिलेगा, है ना? तो ट्रांजैक्शंस का होना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। लेन देन जब होगी तभी हम अकाउंटिंग करेंगे और तभी हम बिजनेस का प्रॉफिट लॉस ये सब निकाल पाएंगे। ठीक है, राइट। तो आपने देखा ट्रांजैक्शन सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करना पड़ता है हमको कि कौन सी ट्रांजैक्शंस हमें लिखनी है। हम वो सभी ट्रांजैक्शंस को लिख लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं जो फाइनेंशियल नेचर की हो या जिनको हम पैसे में माप सकें, मनी में मेजर कर सके। मतलब अगर आप कहते हो कि जी मैंने 100 रुपया मैंने, ठीक है, अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे दी महीने की, तो बच्चे ये जो आपने 100 रुपया दिया, पैसे में दिया, ये आप ट्रांजैक्शन लिख लोगे। लेकिन आप ये भी कह सकते हो मुझसे कि मैंने आज मान लीजिए आपकी एक दुकान है पंखे, वही मैंने आज 2 पंखे 1,500 रुपए के, यानी कि 3,000 रुपीज में मैंने 2 पंखे बेच दिए। आई सोल्ड 2 फैंस। बच्चे ये जो आपने पंखे बेचे हैं 1,500 रुपए वाले, 3,000 रुपए में 2 पंखे आपने बेचे, बच्चे ये भी आपकी क्या है, ट्रांजैक्शंस हो गई, पैसे में मेजर की जा सकती है। भले ही आपने पैसा नहीं लिया या दिया, लेकिन आपके पंखे को की वैल्यू को हम पैसे में माप सकते हैं। पंखे की एक वैल्यू होगी, राइट? तो बच्चे ऐसी सभी ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद हमें इनको अपने जर्नल में लिखना होता है। लेकिन जर्नल में ऐसे नहीं लिख देते कि ट्रांजैक्शन हुई और हम जर्नल में लिख दें। हमें देखना पड़ता है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जिसको आपने कहा था, क्या कहा था, सोर्स डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होने ही चाहिए। ठीक है ना? ठीक है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है, जैसे अगर आपने पंखा बेचा तो आपने बिल दिया होगा, मतलब कैश मेमो काट के दिया होगा उसको जो सामान खरीद के ले गया, और एक कॉपी आपने अपने पास रखी होगी।
ये जो कॉपी आपने अपने पास रखी है, ये इस बात का सबूत है कि आपने क्या किया था, सेल किया था। ऐसे ही जब आप परचेज करते हो तो आपको क्या मिलता है, आपने अगर उधार में सामान खरीदा तो इनवॉइस या बिल मिलेगा, और अगर कैश दे के सामान खरीदा तो आपको कैश मेमो मिलता है। उसी बिल का नाम कैश मेमो हो जाता है। ठीक है, तो बच्चे परचेज जब आप करोगे तब भी आपके पास एक डॉक्यूमेंट मिला होगा, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कलेक्ट करके रखने होते हैं। इसके अलावा जितनी भी पेमेंट्स आप बैंक से कर रहे हो, अधिकतर पेमेंट अब क्या है, सरकार चाहती है कि हम सभी ट्रांजैक्शंस बैंक से करें। तो जितनी भी पेमेंट्स आप बैंक से कर रहे हो मेरे प्यारे बच्चे, ये बैंक से जो भी आप पेमेंट करते हो भाई, ये क्या है आपका, बताओ। जो भी आप बैंक से पेमेंट कर रहे हो, सर जो हम बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, बैंक से सर हम पेमेंट जो कर रहे हैं ना, ठीक है, बहुत बढ़िया, आप बैंक से पेमेंट कर रहे हो, अच्छी बात है। हाँ, तो सर जो बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, ठीक, ये सारी बैंक हमारे पासबुक या हमारे जो बैंक का स्टेटमेंट निकलेगा, उनमें इन सारी ट्रांजैक्शंस का हिसाब किताब होगा। जहां जहां से आपको बैंक में पैसा आया उसका हिसाब किताब, और जब जब आपने सामान बेचा उसका हिसाब किताब। राइट। सो गुड आफ्टरनून संजना, विकास, विक्की, बहुत बहुत स्वागत आप लोगों का। ठीक है, राइट, बात समझ में आई। तो आप क्या करते हैं फिर, सोर्स डॉक्यूमेंट से, यही आपके सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इनसे आप नोट कर देते हैं कहां पे, आपके पास एक जगह होती है जर्नल, या फिर आप लिख देते हैं इसको सब्सिडरी बुक्स में, या तो जर्नल में लिखते हैं या तो सब्सिडरी बुक्स में। सर जर्नल क्या करती है, प्यारे बच्चे, जर्नल में हम पहली बार किसी भी ट्रांजैक्शंस को या तो जर्नल में या तो सब्सिडरी बुक में लिखते हैं, इसलिए जर्नल और सब्सिडरी बुक को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। सर बहुत बढ़िया, बात समझ में आ गई। इन्हीं को सर बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री या प्राइम एंट्री भी बोलते हैं। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और प्राइम एंट्री, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छे सर, ये बात एकदम हमारे दिमाग में एकदम क्लियर है और ये अंकित हो गई हमारे दिमाग में, समझ गए हम। ठीक है, बहुत अच्छे। तो जहां भी पहली बार लिखते हो उसको ओरिजिनल एंट्री या प्राइम एंट्री। जर्नल के बाद प्यारे बच्चे हम एक और काम करते हैं, इसके बाद बनाते हैं हम लेजर। जर्नल के बाद प्यारे बच्चे हम बनाते हैं लेजर, और लेजर में हम क्या करते हैं, लेजर में जो भी जर्नल में एंट्रीज की थी उनको हम क्लासीफाई करते हैं। जो भी हमने जर्नल में एंट्रीज की थी उनको हम क्लासीफाई करते हैं, अरेंज करते हैं लेजर में। ठीक है साहब, क्लासीफाई करते हैं, ठीक, अरेंज करते हैं, और फिर लेजर और सब्सिडरी बुक की सहायता से हम बना लेते हैं ट्रायल बैलेंस। तो आपने देखा जर्नल इज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और प्राइम एंट्री, लेजर क्या है, बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री, बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री, इसको कहते हैं लेजर को बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री। ठीक है साहब, लेजर का एक और नाम है, ठीक है, बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री। ठीक, जर्नल में बच्चे जो हम लिखते हैं जब ट्रांजैक्शंस को लिखते हैं, तो इसके लिए भी हमारे पास दो नाम हैं। एक तो हम इसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस, हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, लिख रहे हैं, या जर्नलाइजिंग, ये सारे वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट, जर्नलाइजिंग। और जर्नल में प्यारे बच्चे एक और बात होती है, एक कॉलम होता है, डेट का कॉलम होता है, पर्टिकुलर सब कुछ होता है, एक कॉलम होता है लेजर फोलियो का, LF। लेजर फोलियो में हम लेजर के उस पन्ने का नंबर लिखते हैं जहां पे ये जर्नल एंट्री गई है। बात समझ में आ रही है? गुड आफ्टरनून रुचि, गुड आफ्टरनून दीपिका, गुड आफ्टरनून विजय, बहुत बहुत स्वागत आप लोगों का। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? लेजर में, लेजर फोलियो वाले कॉलम में क्या लिखते हैं, ये वाला जर्नल की जो है ना, कि लेजर के किस पन्ने में गई है उस पन्ने का नाम। जैसे जर्नल में देख रहा हूं, लेजर फोलियो कॉलम में देखा, अच्छा 28 नंबर लिखा है। लेजर फोलियो जर्नल में देख रहा था, लेजर फोलियो वाले कॉलम में 28 नंबर लिखा था। मैंने सीधा लेजर खोला, 28 पेज, मैंने कहा ये रहा, यहां पे लिखा हुआ है। ये क्रॉस वेरीफाई करने में बड़ा मदद करता है। गुड आफ्टरनून माही, गुड आफ्टरनून, राइट, ओके सर, ठीक। और ऐसे ही लेजर में एक कॉलम होता है जर्नल फोलियो का। लेजर में प्यारे बच्चे एक कॉलम होता है जर्नल फोलियो का। सर ये क्या है जर्नल फोलियो? प्यारे बच्चे, लेजर में एक कॉलम होता है जर्नल फोलियो का,
ठीक है, और ये क्या करता है, और ये क्या करता है, ठीक है। लेजर में एक कॉलम होता है जर्नल फोलियो का, राइट, और ये बताता है कि लेजर वाली, ये जो लेजर में जब भी आप पोस्टिंग जो करते हो ना, लेजर में जो भी आपने पोस्ट किया है ये जर्नल के किस पेज से आया है, क्या बताता है, लेजर में जो भी आपने लिखा वो जर्नल के किस पन्ने पे लिखा है। तो जर्नल फोलियो में आप उस पन्ने का नंबर लिख देते हो, 5 नंबर, 8 नंबर, 3 नंबर, ये, ठीक है साहब, बात समझ में आ गई आपको, ठीक है, इज दैट क्लियर, ठीक, ओके। अब चलते हैं प्यारे बच्चे आगे। तो ये बात हो गई पूरी, आपने देख लिया जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस की बात कर रहे थे, यहां पे थे हम ट्रायल बैलेंस पे। ट्रायल बैलेंस की बात करूं मैं प्यारे बच्चे, तो ट्रायल बैलेंस बेसिकली आपको बैलेंसेस बताता है, क्या बताता है, बैलेंसेस बताता है, ठीक, किसकी, ये बताता है जो डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम के टोटल बैलेंसेस आप देखते हैं ट्रायल बैलेंस में, डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम के, ठीक है। आप देखते हैं कि ये दोनों कॉलम आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अगर ये बराबर हैं तो ट्रायल बैलेंस मैच कर गया, और अगर बराबर नहीं है तो ट्रायल बैलेंस में मतलब कहीं ना कहीं लेजर में कोई दिक्कत है, या जर्नल मतलब कहीं ना कहीं पीछे कोई दिक्कत है, अगर मैच नहीं कर रहे तो फिर मतलब ट्रायल बैलेंस हमारी मदद हमें ये बता देता है कि अगर मैच कर गए तो सब ठीक लग रहा है, और मैच नहीं किया तो पक्का कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। तो मतलब हमें एरर को हमें बता देता है कि देयर इज एरर और नॉट, हमें एरर को लोकेट करने में मदद करता है ट्रायल बैलेंस, ठीक। अच्छा जी, ट्रायल बैलेंस से हम एरर को लोकेट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, और जाते हैं फिर उसी पन्ने पे हम एरर को लोकेट करते हैं ट्रायल बैलेंस के थ्रू, ठीक है। फिर खोजते हैं लेजर में कहाँ है गलती, जर्नल सब खोजते हैं, गलती मिल जाए तो हम तुरंत उस गलती को सुधार लेते हैं, और ट्रायल बैलेंस फिर हमारा मैच कर जाता है। तो ट्रायल बैलेंस के प्यारे बच्चे दो काम, एक तो एरर फाइंडिंग है और दूसरा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, दूसरा प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, बात समझ में आ रही है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। ट्रायल बैलेंस दो काम करता है, फाइंडिंग द एरर में मदद करता है और फाइनल अकाउंट्स के प्रिपरेशन में मदद करता है, ठीक, क्लियर, बात समझ आई प्यारे बच्चे आपको, राइट, क्लियर है जी, ठीक है, आपको फाइनल अकाउंट्स बनाने में मदद करता है, ठीक है, समझ में आ रही बात। अच्छा जी, देखिए लेजर में आपने देखा तो एक चीज और होती है, लेजर में जो अकाउंट्स बनाते हैं आप, उसका ओपनिंग बैलेंस हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी, और क्लोजिंग बैलेंस भी होता है, डेबिट और क्रेडिट कुछ भी हो सकता है, ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जो ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं उसके बाद आप बनाते हैं ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट, ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग आपकी मदद करता है ग्रॉस प्रॉफिट बताने में, पीएल मदद करता है आपकी किस चीज में, नेट प्रॉफिट, पीएल का ऑब्जेक्टिव ही है नेट प्रॉफिट बताना, और बैलेंस शीट जो है वो एसेट्स और लाइबिलिटीज को देखता है। बैलेंस शीट ये बैलेंसेस देखता है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के, क्या देखता है, बैलेंसेस देखता है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के, बैलेंस शीट, ठीक है साहब, समझ में आई बात, कुछ पल्ले पड़ रहा है आपको कि नहीं, पहले ये बताइए, या मैं सिर्फ बोलता चला जाऊंगा और आपको कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा हो। एक चीज और बताता है बैलेंस शीट, कैपिटल के बारे में बताता है, मतलब मालिक ने पूंजी बिजनेस में कितनी लगाई है, ठीक, यहां तक आपकी हम कह सकते हैं कि प्रोप्राइटरशिप अकाउंटिंग कंप्लीट हो जाती है, ठीक। प्यारे बच्चे, आपने एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का भी पढ़ा था चैप्टर, ये प्रॉफिट के लिए नहीं बनाया गया है, ये फॉर प्रॉफिट नहीं, ये नॉट फॉर प्रॉफिट है। तो जब प्रॉफिट की बात ही नहीं है तो भैया अगर यहां तुम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे तो इसकी घोर बेइज्जती हो जाएगी। जब इसका नाम ही है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे तो घोर बेइज्जती है ना, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहां नहीं बनता। क्योंकि एनपीओ जो होते हैं नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये बनाए क्यों जाते हैं, ये इसलिए बनाए जाते हैं, इनका ऑब्जेक्टिव ही होता है कि ये आपको प्रॉफिट
इनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, सर्विस होता है इनका ऑब्जेक्टिव टू सोसाइटी, या एटलीस्ट अपने मेंबर्स को सर्विस देंगे, आइदर फ्री और आइदर कैसे देंगे, फ्री और एट नॉमिनल रेट, आइदर फ्री और एट नॉमिनल रेट। ठीक है साहब, समझ में आ गई बात? क्या बात है सर, बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया एकदम। ठीक, हाँ जी बच्चे, अब देखिए जरा, आपको यहाँ पे बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनता, लेकिन नाम मतलब काम वही रहेगा, नाम चेंज हो जाता है। यहाँ पे बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, काम वही सेम है, एक साइड इनकम लिख दो, दूसरे साइड एक्सपेंडिचर। ठीक, ये फाइनल अकाउंट है यहाँ का। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस फाइनल अकाउंट नहीं, वो बनेगा ही नहीं। एक अकाउंट और बनता है प्यारे बच्चे, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ये भी फाइनल अकाउंट में बनता है और काफी इंपॉर्टेंट अकाउंट हो जाता है। इसके बाद प्यारे बच्चे एक और अकाउंट नहीं, बैलेंस शीट बनती है। ये तीन चीजें यहां बनती हैं, इनको हम यहाँ पे फाइनल अकाउंट्स बोलते हैं। ठीक, एनपीओ में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बहुत बढ़िया सर, एक चीज क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ये तो बड़ी प्यारी बात है। आइए आगे चलते हैं प्यारे बच्चे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और बैलेंस शीट, ये क्या है भैया, ये एकदम तगड़े वाले अकाउंट्स हैं। ठीक है, मतलब ये फाइनल अकाउंट्स है। अच्छा, एक चीज और है, एनपीओ में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनती है। फिर से बोल रहा हूं, एनपीओ में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से ही फाइनल अकाउंट्स बनते हैं। इस रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनते हैं। मतलब सर, पहले क्या होता था बच्चे, पहले ट्रायल बैलेंस जो होता था उससे बनते थे। ट्रायल बैलेंस से 2 अकाउंट बनते थे, पीएल और बैलेंस शीट। लेकिन अब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट्स बनेंगे। तो यहां पे क्या ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा? नहीं बनेगा, लेकिन पहले हर एक समय आपने देखा, हर एक मतलब जो पढ़ा आपने अब तक, ट्रायल बैलेंस के पास 2 काम होते थे, लोकेटिंग द एरर को फाइंड करना, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये एक काम था, और दूसरा प्रॉफिट और लॉस बताना, सॉरी पीएल और बैलेंस शीट बनवाना, मतलब हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, हेल्पिंग इन प्रिपरेशन ऑफ पीएल एंड बैलेंस शीट। लेकिन अब ये सिर्फ एक काम करेगा, ये करेगा लोकेटिंग एरर, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट का काम, पीएल तो बनेगा नहीं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट का काम जा चुका है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के पास। बात समझ आई? ठीक है सर, इतनी बातें समझ ली। आगे इतनी बातें बच्चे आपने समझी। आपने एक चीज और देखा था, बैलेंस शीट में जनरल फंड के नाम से होता है फंड, ये इसका किसी और फंड के नाम से नहीं होता, जनरल फंड के नाम से। ठीक, राइट, मतलब जनरल फंड बोलते हैं या कैपिटल फंड बोलते हैं, जनरल फंड या कैपिटल फंड। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया सर, ये तो और भी अच्छी बात है। कैपिटल फंड बोलेंगे या जनरल फंड, और कुछ नहीं बोलते। ठीक है, रेडी, समझ में आ गई बात? ठीक, कैपिटल को यहां पे। ठीक, अब ढेर सारे आइटम्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे, आपको याद रखना पड़ेगा कौन सा कब कहां जाएगा, वो आपकी जिम्मेवारी। ठीक है, वो आपकी क्या है, जिम्मेवारी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चे। अब डेप्रिसिएशन हम कर रहे थे, डेप्रिसिएशन में हमने ढेर सारे मेथड्स किए थे। ठीक है, डेप्रिसिएशन में हमने ढेर सारे मेथड किए थे। स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम करेंगे एन्युटी मेथड, डेप्रिसिएशन फंड मेथड, इंश्योरेंस फंड मेथड और रिवैल्यूएशन मेथड। इज दैट क्लियर? टेल मी यस और नो। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? टेल मी। चलिए आइए आगे चलते हैं बच्चे, आगे चलते हैं, एन्युटी मेथड की तरफ बढ़ते हैं हम। ठीक है, किधर बढ़ रहे हैं हम? ओके, राइट, ठीक है, आइए देखते हैं। ओके,
लेट्स सी। एन्युटी मेथड आइए देखते हैं। एन्युटी मेथड जो होती है, ठीक, ये कंसीडर करती है, अच्छा समझना जरा ध्यान से, एन्युटी मेथड जिसने भी बनाया होगा ना डेप्रिसिएशन का, बच्चे इससे पहले मैंने आपको दो मेथड्स बताए। एक तो बताया था मैंने स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, और दूसरा मैंने आपको बताया था रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ। ठीक, ये मैंने बताया था आपको स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला। हर एक साल स्ट्रेट लाइन मेथड का फीचर क्या है, बस मेन फीचर मैं बताऊं, डेप्रिसिएशन रिमेन्स सेम एवरी ईयर, डेप्रिसिएशन रिमेन्स सेम एवरी ईयर, मेन फीचर ये है। और अगर आप पूछेंगे एक और मेन फीचर, मैं कहूंगा इसके बाद जो एक मेन फीचर ये है, इन द एंड द बुक वैल्यू ऑफ एसेट टर्न्स आउट टू बी 0। ओके, इन द एंड बुक वैल्यू ऑफ एसेट बिकम्स 0 और इक्वल टू स्क्रैप वैल्यू, यही दो है। लेकिन अगर बात करेंगे प्यारे बच्चे WDV की, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड की, अगर बात करेंगे प्यारे बच्चे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड की, ठीक है, ठीक, तो यहां पे प्यारे बच्चे क्या है कि, यहां पे प्यारे बच्चे क्या है कि, ठीक है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में मैं बात करूं आपसे, तो ये एक ऐसा मेथड है, यहां पे डेप्रिसिएशन जब आप निकालते हैं तो वो परसेंटेज में निकालते हैं आप। जैसे आपको दे दिया कि डेप्रिसिएशन 10% है या 8% है या 5% है, जो भी दे दे, या 20% है, जो भी दे दे आपको, ठीक है, तो हर एक साल आप उतना ही डेप्रिसिएशन लगाएंगे। यहां पे रेट सेम रहता है, हर एक साल रेट सेम रहता है, लेकिन अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, depreciation decreases with year, with passage of year, right, with passage of year, जैसे जैसे समय बीतता है amount of depreciation decreases। ठीक है साहब, ओके सर, ओके, हमारा डेप्रिसिएशन सर कम होता जाएगा। हाँ जी बच्चे, कम होता जाएगा, ठीक, यही, इसी को बच्चे इनकम टैक्स अथॉरिटी जो हमारी है वो इसी को महत्व देती है और किसी डेप्रिसिएशन के मेथड को महत्व नहीं देती। मतलब अगर आप इनकम टैक्स जमा करेंगे, अगर आप बिजनेस कोई छोटा करें या बड़ा करें, आपको जब भी आप इनकम टैक्स की रिटर्न भरेंगे प्यारे बच्चे, तो उसमें कॉलम्स होते हैं, पूरी आपको डिटेल्स भरनी होती है, वहां पे अपना डेप्रिसिएशन आपको फिक्स्ड रेट से ही निकालना होगा। मतलब WDV मेथड ही फॉलो करेंगे आप, कोई और मेथड नहीं करेंगे। ठीक, ओके सर, ठीक है, ये दो मेथड्स मैंने आपसे डिस्कस किए थे, ठीक है। लेकिन अब ये तीसरा मेथड बनाने वाला आदमी ना बड़ा ही साड़ा समझते हो आप लोग, बड़ा ही चालाक आदमी रहा होगा, ठीक, ये मतलब इसने तो मतलब हद ही कर दी, ठीक है। जो अभी एक्सपर्ट्स जिन्होंने ये बनाए वो बड़े ही दिमाग वाले लोग रहे होंगे, ठीक है, ठीक। तो आइए जरा समझते हैं उन्होंने ऐसी क्या फितूर उन्हें सूझी और उन्होंने क्या क्या कहा, उसको समझने की कोशिश करते हैं। आइए, ठीक है, ठीक, आइए देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, लेट्स सी। तो बच्चे मैंने ये कहा आपसे कि एन्युटी मेथड जो है
ये क्या कहता है, सुनना जरा ध्यान से। एन्युटी मेथड ये कहता है कि बिजनेस मतलब कहता ये है, मेरी बात सुनना, मैंने एक एग्जांपल आपको लिया था गाड़ी का एग्जांपल, कि आपने एक गाड़ी, जब मैंने आपको स्ट्रेट लाइन मेथड कराया था, स्ट्रेट लाइन मेथड पे मैंने एक गाड़ी का एग्जांपल लिया था, ठीक है। मैंने क्या बोला था आपसे कि आपने मान लो कि 10 फोर व्हीलर्स खरीद ली, 10 कार्स, हर एक कार आपको पड़ती है 4.5 लाख की, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है प्यारे बच्चे वो कितने का हो गया, 45 लाख का। ये आपकी क्या है, कॉस्ट है, ये कॉस्ट है, ठीक। अच्छा, जब आप इसको बेचने जाएंगे मार्केट में कुछ साल बाद, तो स्क्रैप वैल्यू मतलब मान लीजिए लाइफ है कार की आपके 10 साल। एक क्वेश्चन फ्रेम करता हूं मैं, फिर समझेंगे, बड़े प्यार से समझेंगे इसको, एक एक चीज क्लियर होगी, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको बस आराम से कंसंट्रेट होके नोट करते रहना है, समझते रहना है। ये आपकी कार है बच्चे, कार की कॉस्ट है। इसके बाद प्यारे बच्चे आपको दिया है यूजफुल लाइफ ऑफ असेट। जस्ट अ सेकेंड, ओहो, यूजफुल लाइफ, यूजफुल लाइफ आप कहते हो सर 10 ईयर्स है। यूजफुल लाइफ क्या है, 10 ईयर्स है, ठीक है। क्या है यूजफुल लाइफ, 10 ईयर्स है। अब देखो जरा प्यारे बच्चे, स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू मतलब 10 साल बाद जब आप इसको बेचते हो, हर एक कार आपकी 4.5 लाख की थी, 45 लाख का सामान है, तो मान लो कि कबाड़ी वाला आपसे कहता है कि 5 लाख रुपीज देगा। सर ये हमें आज कैसे पता, कार हमने आज खरीदी, मान लो 10 साल इसकी यूजफुल लाइफ है, तो स्क्रैप वैल्यू आज ही कैसे पता। बच्चे ऐसे पता नहीं होती है स्क्रैप वैल्यू, लेकिन एक एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू हम लगाते हैं। सर कुछ भी लगा सकते नहीं बच्चे, इसके लिए आप बहुत बड़ी जो कंपनीज हैं वो एक्सपर्ट्स का सहारा ले लेती हैं, ठीक है। कि जब हम इसको मतलब मान लो कि आपने, जैसे टाटा स्टील है, वो क्या बनाती है, वो कारें बनाती है, मतलब वो स्टील्स बनाती है, या टाटा मोटर्स है वो कारें बनाती है। तो वो जब अपने यहाँ मतलब कार मैन्युफैक्चरिंग में ढेर सारे हैवी इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स यूज करेंगे, तो उनके भी मशीनों की एक लाइफ होती है 10 साल, 15 साल, 20 साल, 8 साल, ठीक है। उसके बाद वो कितने में बिकेगी, इसके लिए उनके पास प्रॉपर वो बुला लेते हैं सर्वेयर्स, जो उन्हें बता देते हैं कि ये इतने में उस टाइम बिक जाएगी, ठीक है, राइट। तो ऐसा नहीं होता कि रैंडम, वहां भी हम फॉलो करने की कोशिश की जाती है प्रोसीजर, ठीक। तो ये आपके एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू है, और ये एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है। हो सकता है 6 महीने पहले खराब हो जाए, 1 साल बाद खराब हो, लेकिन ये हमारा सब एस्टिमेटेड है। एक्चुअल चीज तो हमारे पास है कि जी हमने 45 लाख पे कर दिया, 45 लाख हमने दे दिए। अब मैं अगर आपसे कहूं प्यारे बच्चे डेप्रिसिएशन निकालने को स्ट्रेट लाइन मेथड से, तो आप कहोगे सर बहुत ही सिंपल है। आप लिखोगे यहाँ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट, जितने में हमने गाड़ियां खरीदी थी, माइनस स्क्रैप वैल्यू, जब हम कबाड़े के भाव इसको बेचेंगे तो इसकी कबाड़े में कीमत क्या होगी, अपॉन यूजफुल लाइफ। इससे पर ईयर का निकल जाएगा। देखिए निकलेगा क्यों डेप्रिसिएशन से, आपने खरीदा मान लो 45 लाख का सामान, ठीक है, आपको लास्ट में मिल गया 5 लाख का सामान, मतलब 5 लाख रुपए मिल गया आपको, तो आपका कितना डूबा, 40 लाख। अब उस 40 लाख को इसकी यूजफुल लाइफ पे मतलब वो कर दीजिए, आप बांट दीजिए, तो 10 साल की है, तो हर एक साल का आपका आ गया 4 लाख। प्यारे बच्चे इसी को बोलते हैं हम डेप्रिसिएशन, ठीक है सर यही है डेप्रिसिएशन। हाँ जी बच्चे यही है डेप्रिसिएशन। ये तो डेप्रिसिएशन हमने निकाल लिया था। इसके बाद भाई साहब अकाउंट्स के एक परम ज्ञानी कोई आए, ठीक है, उन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, ये हमारा इतना ही लॉस नहीं है। डेप्रिसिएशन क्या आपका हर साल का लॉस ही तो है पैसे का। कहते हैं हमारा इतना ही लॉस नहीं है, हमारा लॉस बहुत ज्यादा है। मैंने कहा कितना ज्यादा भाई, क्या है? कहते हैं कि ऐसा है कि हमारा लाभ सिर्फ 4 लाख का नहीं। मैंने कहा कितना है फिर? कहते हैं रुको मैं बताता हूं कितना है। कहते हैं देखो आप कह रहे हो कि जी हमने 45 लाख शुरू में लगाए थे, 45 लाख, 5 लाख हमें पहले ही मतलब बेचेंगे मिल जाएंगे, तो हमारे कितने डूब गए इस पूरे मतलब कार वाले बिजनेस में लास्ट तक में 40 लाख रुपए हमारे डूब गए। मैंने कहा हाँ जी डूब गए आपके।
कहते हैं उसको आपने 10 साल में बांट के 4-4 लाख हर एक साल पे डाल दिया। मैंने कहा हाँ जी। कहते हैं नहीं, हमारा सिर्फ इतना नहीं डूबा। मैंने पूछा फिर कितना डूबा? कहते हैं देखो 45 लाख मैंने लगाए थे बिजनेस में, अगर इस 45 लाख रुपए को मैं कार में न लगा के, ये तो मेरे डूब ही चुके हैं, मैं लगाऊंगा तो डूबेंगे ही। मैंने कहा हाँ डूबेंगे, 40 लाख डूब जाएगा उसमें। कहते हैं अगर मैं इसको कार के बिजनेस में न लगा के, ठीक है, मैं इसको मान लो बैंक में एफडी करा देता तो? मैंने कहा तो क्या होता? मान लो बैंक तुम्हें 8% के हिसाब से इंटरेस्ट, या चलो 10% मान लेते हैं, 10% के हिसाब से इंटरेस्ट दे देती। क्या कहते हैं भाई साहब मुझसे कि अगर मैं कार ना खरीद के मैं अपने पैसे की एफडी करा देता तो मैंने कहा तुम्हें बैंक 10% ब्याज दे देती, मतलब तुम्हें हर साल बैंक 4.5 लाख रुपए ब्याज दे देती। 45 लाख का 10% 4.5 लाख। कह रहे देखो इस बिजनेस को जब मैंने इसमें पैसे लगाए तो ये मेरे 45 लाख तो डूबे ही, लेकिन ये 4.5 लाख रुपया भी हर साल मेरा डूब गया। 45 लाख नहीं 40 लाख डूबे थे, लेकिन ना कह रहे ये 45 लाख लगाया था, 5 लाख तो मिल गया था, तो वो तो 40 लाख डूबे ही, लेकिन अगर इसकी मैं एफडी करा देता तो मुझे हर साल 4.5 लाख मिलता, मतलब 45 और मिल गया होता 10 साल में, मतलब मेरे ये भी तो 45 नहीं मिले ना। तो मेरा जो एक्चुअल लॉस है वो 85 लाख का है। बोलो आप, इज दैट क्लियर? ये क्या कहना चाहते हैं आप बताइए, फिर हम चलेंगे आगे। ओके, वेरी गुड। देखिए क्लास में आप लोग सोया मत करिए, ठीक है? आप लोग सो जाएंगे तो समझ नहीं आएगा ना, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? दोबारा रिपीट करता हूं, सुनिए। मैंने क्या बोला कि ये 45 लाख रुपए 45 लाख रुपीज से इन्होंने कार का बिजनेस किया था, है ना? तो उसमें से इनके 40 लाख रुपए तो डूब जाते हैं, 10 साल में सिर्फ 5 लाख मिलते हैं। तो ये कह रहे हैं जी मेरा डेप्रिसिएशन 40 लाख का टोटल मेरा डूबता है। मैंने कहा ठीक। तभी इनका एक दोस्त आता है, वो कहता है ऐसा नहीं है कि तेरे को 40 लाख रुपए ही डूबे। देखो अगर तुमने इन 45 लाख से कार का बिजनेस ही ना किया होता तो क्या डूबते? कहता है नहीं डूबते ये, ठीक है। और कहता है अगर इसको बैंक में डाल देते तो हर साल मुझे इंटरेस्ट मिलता। मान लो बैंक का रेट 10% या 8% आप ले लो, मान लो तो 8% या आप ले लो, मान लो आप ले लो 6% ले लो, ठीक है। तो आप देखेंगे बच्चे हर साल आपका ब्याज है 27,000। तो कहता है देखो अगर इस पैसे को आप बैंक में डाल देते तो आपको 27,000 रुपीज हर ईयर ब्याज भी मिलता। तो आपके 10 साल में ये भी तो पैसे आपको नहीं मिले ना, मतलब इस पैसे का कुछ ऑल्टरनेट यूज आप करते, ऐसा यूज करते कि ये पैसा सुरक्षित भी रहे और ये आपको पैसा कमा के भी पैसा दे। तो आपका ये पैसा सुरक्षित रहता तो ये तो बच ही जाता और कुछ और पैसे भी आपको मिल जाते, तो वो भी तो आपको नहीं मिले। कहता है हाँ जी नहीं मिले। अब कहता है देखो टोटल आपके डूब गए 2,70,000 इधर और 40 लाख उधर, ठीक। तो ये है एन्युटी मेथड में हम यही कंसीडर करते हैं। एक बार पढ़ता हूं मैं, क्लियर होगा आपको। द एन्युटी मेथड कंसीडर्स दैट द बिजनेस बिसाइड्स लूजिंग द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स, द बिजनेस क्या कहता है, द बिजनेस बिसाइड्स लूजिंग द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट in terms of depreciation also loses interest on the amount used for buying the asset।
ठीक है, एक तो अपना ओरिजिनल कॉस्ट लूज ही कर दिया, उस पर ब्याज भी तो लूज कर दिया उसको, अगर बैंक में लगता तो उसे भी ध्यान दो। कहता है दिस इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द असेट, जो भी पैसा आपने लगाया है संपत्ति में उसने कुछ कमाया होता, इन केस द सेम अमाउंट वुड हैव बीन इन्वेस्टेड इन सम अदर फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर उस पैसे को हम कहीं इन्वेस्ट कर देते तो पैसा हमारा कमा के कुछ पैसे देता। समझ रहे हैं आप क्या कहते हैं कि अगर हम उसे कहीं और इन्वेस्ट कर देते तो और भी हमें पैसा कमा के देता, तो हमारा वो ब्याज भी डूब गया। ठीक, तो ये मेथड, एन्युटी मेथड आपको याद क्या रखना है। एक तो इसमें डेप्रिसिएशन के लिए आपको इंटरेस्ट का भी प्रोविजन ध्यान रखना पड़ता है कि इसमें इंटरेस्ट भी हम ले सकते हैं, पहली चीज। और दूसरा, ये मेथड लगता है लीज पे, राइट, जहां पे भी लीज की अकाउंटिंग आएगी वहीं पे एन्युटी मेथड लगेगा। तो कहां लगेगा भाई? ये लीज। ठीक, बोलिए, ये सब क्लियर है? शुड वी मूव अहेड? टेल मी। आइए आगे चलेंगे। अब अगला मेथड है डेप्रिसिएशन फंड मेथड और सिंकिंग फंड मेथड। किसका? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का या लगाने का। ठीक है, डेप्रिसिएशन चार्ज करने का एसेट पे। डेप्रिसिएशन फंड मेथड और सिंकिंग फंड मेथड। ये क्या कहता है साहब? आइए देखते हैं जरा। ये कहता है प्यारे बच्चे कि इस मेथड से ठीक है ना, सुनना जरा मेरी बात ध्यान से। ये मेथड उस पिता की तरह है, उस पिता की तरह है। जनरली देखेंगे आप, पहले, आज से, मतलब आज की बात नहीं कर रहा, आज से 50 साल पीछे चले जाइए, 50 साल भी नहीं, 30 साल, मतलब एक जनरेशन पीछे। तो जैसे ही घर में बिटिया पैदा हो जाए, गर्ल चाइल्ड आ जाए, तो पिताजी को तुरंत चिंता होने लगती थी कि इसकी शादी कैसे करेंगे। ठीक, आज तो बेटों की भी शादियों की चिंता होती रहती है। ठीक है, राइट। तो पहले क्या होती थी? चिंता होने लगती थी कि लड़की की शादी कैसे करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई ढेर सारे खर्चे, एक तो खर्चों और दूसरा डाउरी, ये सारी चीजें। ठीक, तो टेंशन में आ जाता था पिताजी। तो वो क्या करता था कि एक, मतलब अब बिटिया हो गई पैदा, तो क्या करेगा कि एक निश्चित अमाउंट हर एक साल, ए असर्टन सम, हर एक साल बिटिया के नाम का वो निकाल के कहीं जमा करता जाएगा, चाहे बैंक में करे चाहे कहीं और करे, करता जाएगा जमा। ठीक, और जब ये बिटिया बड़ी हो जाएगी, शादी के योग्य हो जाएगी, तो ये सारे पैसे निकाल के उसकी शादी कर देता था। ठीक, समझ में आ रही मेरी बात आपको? ठीक है, मतलब बिटिया हुई भैया, अब आज से एक पैसा इसके लिए निकालते जाओ, ताकि शादी के टाइम में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि शादी का खर्चा काफी बड़ा खर्चा होता है इंडिया में, है ना। यूएस जैसा तो है नहीं कि चर्च पहुंचे, ठीक है, रिंग पहनाई, शादी हो गई, चले आए, है ना, मन किया तो पार्टी कर ली छोटी मोटी। यहाँ क्या है, पहले की शादी आप देखेंगे 400 बाराती इधर से आ रहे हैं, ठीक है, उधर से भी 400 लोग हैं पहले से। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा खर्चा। ठीक, अभी क्या है कि, तो हाँ, ये दिक्कत रहती थी। तो यहाँ पे आपको शुरू से ही पैसा निकालना पड़ता। सेम कंडीशन है इस क्वेश्चन में, डेप्रिसिएशन फंड मेथड में। ये फंड मेथड क्या कहता है कि देखो, आपने एक इतनी बड़ी एसेट अभी जर्मनी से मंगाई है, आपने क्या किया, 2 करोड़ रुपए की मशीन मंगा ली। आपकी औकात है नहीं इतनी बड़ी मशीन मंगाने की, चलो इससे पैसे आपने कमाए, लेकिन ये सोचो कि इस मशीन की लाइफ 10 साल है, मान लो 10 साल, ठीक है। अब 10 साल बाद जब ये मशीन तुम्हारे बिजनेस से नहीं रहेगी, तब कैसे बनाओगे? मैंने कहा खरीद लेंगे। मैंने क्या बोला? खरीद लेंगे नई मशीन। कहता है 2 करोड़ रुपए की मशीन है, कहां से खरीदोगे? मैंने कहा फिर क्या करें? कहता है सुनो, मैं एक बात बताता हूं, बड़े पते की बात बताता हूं तुमको, ठीक है, बड़े पते की बात बताता हूं। तुम एक काम करो, तुम हर साल ना जितना भी डेप्रिसिएशन होता है इस पे तुम निकाल लो डेप्रिसिएशन, ठीक है ना, डेप्रिसिएशन निकाल लो तुम। चलो 2 करोड़ की मशीन है, बेचोगे मान लो तो कुछ नहीं मिलेगा, मान लो कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ, तो हर एक साल 20 लाख का डेप्रिसिएशन। कहता हर एक साल तुम्हारा डेप्रिसिएशन 20 लाख का है,
20 लाख का डेप्रिसिएशन है, तो एक काम करो, हर साल तुम 20 लाख रुपए निकाल के, जितना भी डेप्रिसिएशन है, बैंक में, ठीक है, या कहीं ऐसी जगह जहां एक फिक्स्ड इंटरेस्ट मिल जाए, एक फिक्स्ड ब्याज मिल जाए, कहीं सट्टे में मत लगा देना, जुए में मत लगा देना, स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड में मत लगा देना। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड किसके अधीन है? राइट, मार्केट के अधीन रहता है, जोखिम है उसमें, पैसा कम भी मिल सकता है उस टाइम। तो जहां पे फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले, वहां हर एक साल 20-20 लाख रुपए डालते जाओ। 10 साल पूरे होंगे, तुम्हारी मशीन अब पूरी तरीके से बेकार हो चुकी है, नई मशीन लानी है, बैंक जाना, बैंक से जो तुमने आज तक पैसे जमा किए हैं वो निकालना, उस पर कुछ ब्याज भी मिल जाएगा, जाके निकाल के नई मशीन लेती आना। ठीक, तुम्हारे पास एक मोटा सम रहेगा, 2 करोड़ से ऊपर रुपए रहेंगे, आराम से मशीन ले लोगे। मैंने कहा अगर मशीन महंगी हो गई हो तो थोड़े मिला लेना पैसे, 2 करोड़ की जरूरत, तो 2 करोड़ तो है तुम्हारे पास ना, एक बड़ा अमाउंट तो है। मैंने कहा और सस्ती हो गई हो तो कहता तो प्रॉफिट हो जाएगा बिजनेस का। बोलिए यस और नो, बात समझ में आई? प्रभु कह रहे हैं अभी भी होता है। बढ़िया, ठीक, अब कम हो गया है, ठीक है, अब कम हो गया है, राइट। बोलिए, इज इट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? टेल मी, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? टेल मी, कम ऑन। तो अब एक बार पढ़ूंगा इसको ना, तो फिर थोड़ी और क्लैरिटी आपको आएगी, अभी क्लैरिटी नहीं आएगी, एक बार पढ़ना पड़ेगा। अंडर दिस मेथड फंड्स आर मेड अवेलेबल, फंड्स आप क्या करते हैं? अवेलेबल करा देते हैं फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स। किस लिए? असेट्स को रिप्लेस करने के लिए आप फंड अवेलेबल करा देते हैं एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ, जब इसकी लाइफ खत्म हो तो पैसा रेडी है। आइए देखते हैं। सबसे पहली बात क्या है? डेप्रिसिएशन रिमेन्स द सेम ईयर आफ्टर ईयर, मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड लगाओ ना यार, डेप्रिसिएशन रिमेन्स सेम ईयर आफ्टर ईयर। बात समझ में आ रही है? हर साल डेप्रिसिएशन सेम होना चाहिए। WDV लगा दोगे, रिटर्न डाउन वैल्यू डेप्रिसिएशन नहीं चेंज हो जाएगा, ठीक, नहीं लगाना। एंड इज चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एवरी ईयर थ्रू द क्रिएशन ऑफ, एक डेप्रिसिएशन फंड बना देना। कहते हैं कि एक डेप्रिसिएशन फंड बना देना जिसमें ये सारा पैसा जिसके थ्रू आप बैंक में जमा कराते रहना। मैंने कहा ठीक। द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन, जितना भी आपका वार्षिक डेप्रिसिएशन हो उसको इन्वेस्ट कर देना गुड सिक्योरिटीज में। सर ये गुड सिक्योरिटीज क्या होती है? वो जिनका थोड़ी निश्चितता होती है कि पैसे देंगे ही देंगे, जिसमें इंटरेस्ट एक फिक्स्ड रेट से मिलता रहे। जो भी हर साल का डेप्रिसिएशन हो उसको आप निवेश करते जाना। जब भी आपको असेट रिप्लेस करनी होगी तो सिक्योरिटीज आर सोल्ड, आप बेच दो अपनी प्रतिभूतियां, मतलब जो भी आपने FD कराई है तोड़ दो, और जो भी अमाउंट मिले बेच के सिक्योरिटीज उसको यूज कर लो नया ओल्ड असेट को रिप्लेस करने में। ठीक है, क्लियर है जी? बोलिए यस और नो। आइए देखते हैं, आइए प्यार बच्चे देखते हैं फिर। ठीक है, ठीक है साहब, लेट्स मूव अहेड। मेरे ख्याल से ये एकदम क्लियर हो गया होगा अभी जो आपने देखा। अब बच्चे इसी से मिलता जुलता बिल्कुल है इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड डेप्रिसिएशन का। ये क्या कहता है? ये कहता है कि देखो तुम्हारा एसेट जितने का भी है ना, तुम्हारा एसेट होगा मान लो जितने का भी, ठीक है, तुम्हें रिप्लेस करना है इसको बाद में, है ना। तो जो भी तुम्हें अमाउंट चाहिए, मान लो तुम्हारा एसेट 20 लाख का है, तुम सोच रहे हो कि फिर ये 20 लाख बाद 10 साल बाद 20 लाख का मिल जाएगा, तो तुम एक काम करो, अगर तुम्हारा एसेट 20 लाख का है और तुम्हें ये एसेट फिर 20 लाख का मिल रहा है आगे 10 साल बाद, तुम्हें लगता है, तो 20 लाख रुपए का तुम एक इंश्योरेंस ले लो, एक इंश्योरेंस ले लो। अब एक काम और करो, आप इस पे हर साल डेप्रिसिएशन उस हिसाब से कैलकुलेट होना चाहिए कि हर साल इक्वल आए। डेप्रिसिएशन क्या आना चाहिए? इक्वल
डेप्रिसिएशन आना चाहिए। ठीक है सर, हर साल इक्वल डेप्रिसिएशन आ जाएगा। अब उसके बाद इक्वल डेप्रिसिएशन आ रहा है हर साल, ठीक है, आपने इंश्योरेंस करा लिया, जितना भी डेप्रिसिएशन हो ऐसा इसका करवाना इंश्योरेंस की, उतनी ही आपकी इंश्योरेंस प्रीमियम बने। क्या बने? इंश्योरेंस प्रीमियम बने, उतनी ही जितना इसका डेप्रिसिएशन आए उसको हर साल जमा करते रहना, हर साल जमा करते रहना, जमा करते रहना। और लाइफ कितनी रखोगे इंश्योरेंस प्रीमियम की? जितनी आपके एसेट की लाइफ है। मेच्योरिटी मतलब, लाइफ मतलब डेट ऑफ मेच्योरिटी, टाइम ऑफ मेच्योरिटी। इंश्योरेंस प्रीमियम का मेच्योरिटी का जो टाइम होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि वो इतना ही हो जितना इसके आपके एसेट की लाइफ है। इंश्योरेंस प्रीमियम की मेच्योरिटी उतनी ही होनी चाहिए जितनी उनकी एसेट की लाइफ है। ठीक, हर साल इक्वल डेप्रिसिएशन, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। ठीक, अब जब मशीन आपकी बेकार हो जाएगी, पुरानी हो जाएगी, जैसे ही आपकी मशीन की मतलब पुरानी हो जाएगी, रिप्लेस करनी होगी, आप जाइएगा अपने पैसे बैंक से, मतलब इंश्योरेंस पूरा हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, निकाल लीजिएगा, नई एसेट खरीद लाइएगा। अगर थोड़ा बहुत पैसा कम पड़े तो अपने पास से मिला लेना, मतलब बिजनेस से, और थोड़ा बहुत बच जाए तो बिजनेस का प्रॉफिट है। ठीक, क्लियर? बोलिए, सेम चीज है। अब यहां पे इंश्योरेंस प्रीमियम आ गया। टेल मी, नेक्स्ट, रिवैल्यूएशन मेथड। अरे मैंने एक बार पढ़ देता हूं, थोड़ा सा पढ़ने से ना थोड़ी सी और आप लोगों को क्लैरिटी मिल जाती है। ठीक है, और आप लोग एक काम करिएगा, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, देखते हैं ये जरा। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड एन इंश्योरेंस पॉलिसी इज टेकन। इस मेथड के हिसाब से हम क्या करते हैं कि इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं फॉर द अमाउंट ऑफ द असेट टू बी रिप्लेस्ड। किसके लिए? उस असेट के लिए जो रिप्लेस होना चाहता है, जिसको रिप्लेस करना पड़ेगा। द अमाउंट ऑफ द पॉलिसी, पॉलिसी का अमाउंट ऐसा होता है कि वो सफिशियंट हो कि हम असेट को रिप्लेस कर सके जब वो पुराना हो जाए, बूढ़ा हो जाए, रिटायर हो जाए। ठीक है, अ सम इक्वल टू द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, वो सम जो डेप्रिसिएशन के बराबर है उतना ही आपको हर साल प्रीमियम देना है। द अमाउंट इज रिसीव्ड ऑन मेच्योरिटी, जब मेच्योरिटी आएगी तो रिसीव कर लीजिएगा। अमाउंट जो मिल जाए उसको यूज कर लीजिए आप रिप्लेस करने के लिए नए एसेट को। ठीक है, सेम बात। ठीक, चलिए आगे चलेंगे हम। राइट, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लें। नेक्स्ट, रिवैल्यूएशन मेथड क्या कहता है? ये कहता है कि वो असेट्स अंडर दिस मेथड द असेट लाइक लूज टूल्स आर रीवैल्यूड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड एंड द सेम इज कंपेयर्ड विद द वैल्यू ऑफ द असेट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ठीक है, क्या कहता है? द असेट लाइक लूज टूल्स आर रीवैल्यूड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, लूज टूल्स आप समझते हैं, आपने देखा होगा, जैसे अगर मैं बोलूं मारुति सुजुकी की कंपनी आप जाएं, ठीक है, मारुति सुजुकी, तो देखिए ऐसी इंजीनियरिंग कंपनीज है ना, मतलब यहाँ पे ढेर सारे गाड़ियां बनती रहती हैं। ठीक है, ये गाड़ियां क्या करते हैं? मैन्युफैक्चर करते हैं। तो आपने देखा होगा जहां पुरानी गाड़ियां भी बनती हैं वहां पे क्या रखा रहता है? ग्रीज होता है। ठीक है, प्लास होते हैं, ठीक है, पेचकस होता है, देखा होगा आपने, स्क्रू ड्राइवर, ठीक है, ये सारी चीजें, प्लास होता है। ठीक है, ये सारी चीजें रहती हैं। तो ये सब लूज टूल्स है। क्या है ये? लूज टूल्स। ठीक है, बहुत महंगे भी नहीं है, बहुत महंगे भी नहीं है, लेकिन चलेंगे लंबे समय तक। फिक्स्ड एसेट की क्राइटेरिया क्या है? 1 साल से ज्यादा चलना। अब पेचकस है तो वो चलेगा 5 साल, है ना, प्लास है, रिंच है, ये सब चलेंगे लंबे टाइम तक। तो बच्चे इसमें ये करते हैं कि इनको हम डेप्रिशिएट कैसे करें? तो इनका हम मेथड, कोई ऐसा मेथड नहीं है, यहाँ पे रिवैल्यूएशन मेथड फॉलो करते हैं हम। अकाउंटिंग मतलब हम बुलाते हैं एक्सपर्ट्स को बाहर से, ठीक है, और वो लोग क्या करते हैं,
इनको रीवैल्यू कर देते हैं। मतलब जैसे साल के शुरू में मान लीजिए इनकी वैल्यूएशन थी, मान लीजिए मारुति सुजुकी में 5 करोड़ रुपए, साल बीत गया, 1 साल बीत गए, आज फिर से रिवैल्यूएशन हो जाएगी। अगर आपने कुछ नहीं खरीदा तो हो सकता है वो कह रहे हैं कि अब ये 4 करोड़ का है ये, या 3.5 करोड़ का है इसकी वैल्यू। ठीक, ये लोग रिवैल्यूएशन के एक्सपर्ट्स होते हैं, इनका ये काम है रिवैल्यू करना इन चीजों को और उसकी वैल्यू बताना। ठीक, फिर कंपनी जो है कहेगी कि अच्छा अब इसकी वैल्यू सिर्फ 3.5 करोड़ रह गई, तो पहले 5 करोड़ थी अब 3.5 करोड़, तो 1.5 करोड़ क्या हो गया, 1.5 करोड़ डेप्रिसिएशन। या पहले 5 करोड़ थी अब 4 करोड़ रह गई, तो 1 करोड़ क्या हुआ, 1 करोड़ हो गया आपका डेप्रिसिएशन। ठीक है साहब, ठीक है, बोलिए यस और नो। आइए कुछ क्वेश्चंस देखेंगे अब हम। रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन मैंने आपको बता रखा है, सारी एंट्रीज पास करवा रखी हैं, लेजर भी बनवा रखे हैं। ठीक है, सारी चीजें देख रखी। ठीक, राइट। ये क्वेश्चन लास्ट एक आप चाहें तो स्क्रीनशॉट दोबारा ले लें, इसको एक बार कर लीजिएगा। ठीक है, इसको चाहें तो एक बार कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, नेक्स्ट, इसको ट्राई करिए आप, कुछ क्वेश्चन सब करेंगे। ठीक है, बैंक रिकंसिलिएशन टाइप का क्वेश्चन है, जरा ट्राई करिए इसको, जरा ट्राई करिए इसको। ओके, विकास है सेइंग 8000। आइए देखते हैं। चलिए मैं अपने आप को गायब करता हूं, नहीं तो घेर लेगा काफी स्पेस। ठीक, आइए देखते हैं। कैश बुक कहता है, कैश बुक आपने देखा, कहता है क्रेडिट बैलेंस है, मतलब फेवरेबल है कि अनफेवरेबल। भाई कैश बुक आपने बनाया है, कैश डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश है बैंक, है ना, ये डेबिट नहीं है, क्रेडिट बैलेंस मतलब अनफेवरेबल। कितना दिखा रहा है, 9000, 9000 रुपए अनफेवरेबल।
बट द पासबुक मेड अप टू द सेम डेट रिवील दैट। लेकिन जब आप पासबुक प्यारे बच्चे यहां से प्रिंट करा के लाते हैं, देखते हैं कि चेक 2000 रुपए का आपने जमा ही नहीं किया है। चेक आपने क्या किया है? जमा ही नहीं किया है। ठीक है, चेक हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। देख रहे हैं आप, आपने देखा ये क्या है? ये आपने चेक जमा ही नहीं किया है। समझ रहे हैं आप? एंड द चेक ऑफ ₹3000 पेड इन टू अकाउंट हैड नॉट बीन क्लियर्ड। और 3000 का चेक जो आपने जमा किया था, आपने नहीं जमा किया, ये जिसको आपने दिया था उसने जमा नहीं किया। ठीक है, प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। चेक प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए, सॉरी, राइट। मैंने आपको थोड़ा सा, ठीक, तो अब समझिए जरा इसको। हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट मतलब ये पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं किया गया। आपने नहीं, जिसको दिया था आपने, उसने नहीं किया। एंड द चेक ऑफ ₹3000 पेड इन टू अकाउंट, आपने अकाउंट में जमा कर दिया, हैड नॉट बीन क्लियर्ड। अब सुनना जरा ध्यान से, ये कैशबुक का निगेटिव बैलेंस है। क्यों? क्रेडिट बैलेंस। ठीक, अब आगे कहता है ये आउट वाला है, मतलब दिखा रहा है कैशबुक से इतना पैसा और आउट हो रखा है एक्स्ट्रा। ठीक, चलिए, चेक ऑफ ₹3000 पेड इन टू बैंक हैड नॉट बीन क्लियर। आपने 3000 का चेक बैंक में जमा किया था, तो आपने यहां प्लस किया होगा, लेकिन वो क्लियर ही नहीं हुआ, पासबुक में है ही नहीं। आपने अपने यहां प्लस कर रखा होगा, इसको भी अब आउट कर दो। आपने इन कर रखा होगा ना, जब 3000 का चेक आप जमा करोगे तो अपने पास आप चेक को इन कर दोगे। ठीक है, आप जब 3000 का चेक आपने जमा कराओगे बैंक में, तो आप अपने कैशबुक पे उस चेक को इन दिखा दोगे, लेकिन वो क्या है? वो आउट दिखाना है। क्यों? क्योंकि वो अभी क्लियर नहीं हुआ चेक। चेक क्लियर होने में कभी 3 दिन, कभी कभी उससे ज्यादा भी लग जाता है। कभी मान लो कोई स्ट्राइक है बैंक की तो और ज्यादा लग जाएंगे। ठीक, और क्या कह रहा था? 2000 हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आपने किसी को चेक काट के दिया था, जैसे मुझे ही दे दिया, लिख दिया पे तेज प्रताप ₹2000, ये आपने दे दिया। और मुझे जब दिया तो अपने कैशबुक में आपने लिख दिया कि जी हमने 2000 रुपए का चेक दे दिया, तो 2000 हमारे कम हो जाएंगे बैंक में। आपने आउट कर दिया था 2000, लेकिन ये क्या कर हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मैंने अपने बैंक में इसको जमा ही नहीं किया है। तो अगर मैं इसको बैंक में जमा ही नहीं करूंगा, तो ये जो 2000 रुपए हैं ना प्यारे बच्चे, जिनको आउट हो जाना चाहिए था, हमने क्या दिखा? हमने आउट दिखाया, लेकिन जब मैं जमा नहीं करूंगा तो आपके यहां ये क्या दिखाएगा? आउट नहीं दिखाएगा। इसमें नहीं दिखा रहा, आपने यहां आउट कर रखा है कैश में, तो अब इन कर दो। तो आप देखेंगे -9 -3 -12 +2 10,000। ये क्या हो जाएगा? ये आपका कैशबुक के हिसाब से बैलेंस हो जाएगा। ठीक, क्लियर है? इज इट क्लियर? फरहाज बोलिए, बात समझ आई? बोलिए फरहाज, या घूम गया दिमाग? ठीक, चलिए मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, क्योंकि 2 ही आंसर्स मिले, दोनों गलत। ठीक है, आइए एक बार देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चे, ये कैशबुक है जो कि हमारे अकाउंटेंट महोदय बनाते हैं। इसमें जब भी बैंक में पैसा जमा करते हैं लिख देते हैं, और बैंक से कभी निकलवाते हैं, चेक वेक किसी को देते हैं लिख देते हैं। ठीक, आगे कहते हैं चेकबुक दिखा रहा है क्रेडिट बैलेंस। चेकबुक दिखा रहा -9,000, मतलब 9,000 आउट दिखा रहा है। लेकिन पासबुक दिखा रहा है, पासबुक जब आप देखते हो दैट अ चेक ऑफ ₹2000 हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। जब आप पासबुक दिखाते हो, देखते हो, तो देखते हो कि 2000 का चेक पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ। मतलब 2000 का चेक आपने तो किसी को दे दिया था, आपने अपने यहां जब भी दिया चेक तो आउट दिखा दिया था, 2000 रुपए आपने आउट कर दिए। लेकिन ये जब मैं पासबुक प्रिंट करवा के लाया, उसमें ये चीज आउट नहीं हुई है।
ये चीज आउट नहीं हुई है, मुझे पासबुक का ही बैलेंस पता करना है। देखिए बैलेंस एज पर पासबुक, मैंने कहा यार 9,000 पहले से आउट है, उसी में ये 2,000 भी आउट वाला है ना, तभी तो ये 9,000 हुआ है। अब ये एक्चुअल में तो आउट दिखा नहीं रहा है पासबुक पे, तो हमें पासबुक का बैलेंस चाहिए, तो हमें इसको इन दिखाना पड़ेगा। ठीक है, बढ़िया। आगे बढ़ा मैंने, तो आगे बढ़ा मैं तो देखा अ चेक ऑफ ₹3,000 पेड इनटू अकाउंट हैड नॉट बीन क्लियर्ड। चेक 3,000 रुपए का मैंने अपने खाते में जब जमा करवाया, जब भी मैं अपने खाते में चेक जमा कराता हूं तुरंत मैं उसको अपने यहां इन दिखा देता हूं, लेकिन ये चेक क्लियर ही नहीं हुआ, पासबुक में ये इन दिखा ही नहीं रहा। यही है आपका पासबुक, इसमें कहीं नहीं दिखा रहा। तो कहता है कि आप पासबुक का बैलेंस बताओ। मैंने कहा देखो भाई, मैंने अपने यहां इन दिखाया है, पासबुक नहीं दिखा रहा, तो मैं अपने यहां से इसको आउट कर देता हूं। इन और आउट दोनों मिलकर 0 हो जाएंगे। अब देखिए प्यारे बच्चे, कितना है बैलेंस? 9 3 12 10। ठीक, होपफुली इट इज क्लियर। नेक्स्ट बताइए, इसका आपके सामने है आंसर। ठीक है, सो टेंशन मत लीजिए, सोचिए क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। ये आप में से किसी ने पूछा था, तो इसलिए मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। आइए देखते हैं प्यारे बच्चे। ठीक है, ठीक। एन अमाउंट ऑफ ₹5,000 हैज बीन डेबिटेड ट्वाइस इन द पासबुक। क्या कहते हैं? 5,000 का अमाउंट जो पासबुक है, ये आपका पासबुक है, इसमें 5,000 2 बार डेबिट हुआ। पासबुक का डेबिट होना अनफेवरेबल है। जब भी लिख देना योर अमाउंट हैज बीन डेबिटेड, मतलब समझ जाना पैसे कट गए खाते से। जब भी लिख दे कि अमाउंट डेबिटेड, मतलब समझ जाना कि पैसे कट गए खाते से। राइट टू प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन व्हेन ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट। अभी दिखा रहा है, आप जब कैश बुक अपना देखते हो उसमें ओडी है, ओवरड्राफ्ट। क्या है? ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट। ठीक है, तो अब देखिए, अब देखना मेरे बच्चे, सुनना जरा आप। अभी कैश बुक में ओवरड्राफ्ट है, मतलब आउट वाला बैलेंस है। मान लो 1,000 आउट है, मान लो यहां पे आपको 5,000 आउट और 5,000 आउट दिखा रहा है। ठीक है, अब पूछा व्हेन ओवरड्राफ्ट कैश बुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब हमें बैलेंस बताना है पासबुक का, हमें बैलेंस बताना है पासबुक का। समझ रहे हो आप? राइट, हमने 1,000 आउट कर रखा है मान लो पहले से। अब हमें यहां कह रहे हैं 2 बार हो गया पासबुक में। मैंने कहा यार एक ही बार होना था, 2 बार हो गया, तो चलो एक बार यहां और आउट कर देता हूं, तो जो भी मेरा बैलेंस है उसमें ये 5,000 और जुड़ जाएगा। बोलिए यस और नो। बात समझ में आई आपको? टेल मी, कम ऑन। पहले से ही आउट था, 5,000 और आउट करना है, 5,000 ऐड कर दिया उसमें, अब 6,000 आउट हो गए। ओके, गुड। इसको देखिए जरा, देखिए जरा इसको।
पहले से 1000 आउट था, पासबुक में 2 बारी 5000 आउट दिखा रहा है, राइट, 2 बारी दिखा रहा है, तो आपको भी चेकबुक कैशबुक में 1 बारी और दिखाना पड़ेगा आउट। तो आउट में आउट ऐड करेंगे ना, इसलिए ऐड किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक इज अंडर कास्ट बाई ₹2500। किसी बच्चे ने कहा सर ये अंडर कास्ट क्या होता है और ओवर कास्ट, ठीक, ये भी देख लेंगे। द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक इज अंडर कास्ट बाई ₹2500। मैंने कहा देखो जरा, ये जो 2500 है ना आपका पेमेंट साइड इज अंडर कास्ट, इसका मतलब ये होता है कास्टिंग मैंने आपको बताई थी प्यारे बच्चे, ट्रायल बैलेंस में हमने कास्टिंग, एरर ऑफ कास्टिंग पढ़ी थी, वही एरर है ये, ठीक है। अंडर कास्ट मतलब कास्टिंग में तो होता है एडिंग, कैलकुलेटिंग, ठीक है, आपने गलत जोड़ दिया, अंडर कास्ट कर दिया, जोड़ते वक्त कम जोड़ा, 2500 रुपए। पेमेंट साइड में आपने 2500 कम जोड़ा, पेमेंट साइड में 2500 कम। पेमेंट मतलब कैशबुक में से पैसा निकलता रहता है प्यारे बच्चे, निकलता ही रहता है ना, निकलता है पैसा, आपने कम निकाला 2500 कम आउट किया, ठीक है। चलिए, इफ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बैंक रिकॉर्ड स्टेटमेंट इज द ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक, क्या कहते हैं, पासबुक कह रहा है जी मेरा ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, मतलब मेरा आउट वाला बैलेंस ज्यादा है, मेरे पास पैसे हैं ही नहीं, मेरे पैसे बाहर ही गए हैं और जीरो से भी मैं नेगेटिव में हूं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, देन व्हाट वुड बी ट्रीटमेंट टू रीच द ओवरड्राफ्ट ऑफ कैशबुक। हमें पासबुक का ओवरड्राफ्ट दे रखा है, हमें कैशबुक का बैलेंस बताना है। मैंने कहा ठीक है, देखो आपने कम जोड़ा है 2500 कैशबुक में, तो जितना भी पासबुक का बैलेंस है उसमें और हम कम जोड़ेंगे 2500, मतलब ये कह रहा है जी मेरा आउट बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस है। मैंने कहा तू और नेगेटिव हो, क्यों, नहीं आउट वाला है ना, तो और आउट हो मतलब ऐड, जो भी तेरा आउट वाला है उसमें हम ऐड कर देंगे और 2500, ताकि और एक्स्ट्रा आउट दिखाए। क्यों, क्योंकि कैशबुक ने पेमेंट, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, वेट, अंडर कास्ट है यार, ओवर कास्ट नहीं है, मैं ओवर कास्ट के हिसाब से कर रहा था, जस्ट अ सेकेंड वेट। आप कह रहे हैं जी हमने पेमेंट साइड में 2500 कम बाहर दिखाया है, तो पासबुक में से भी कम बाहर दिखाओ भाई, मतलब ये जो 2500 है, जितना भी पासबुक का बैलेंस आ रहा है उसमें 2500 आप इन दिखा दो, इन मतलब सब्ट्रैक्ट कर दो, लेस कर दो। क्लियर है, पहले ये बताओ, ये बात क्लियर हुई आपको, फिर तो हम चलते हैं आगे, आपको लेस करना पड़ेगा। If you want me to repeat, I'll repeat it, just let me know. Okay, next. Try this one. थोड़ा बड़ा क्वेश्चन, आराम से पढ़िए फिर बताइए। आराम से पढ़िए इसको फिर बताइए, ठीक है, पढ़िए जरा।
Yes, try this one, everyone. आइए देखते हैं प्यारे बच्चे। X of Delhi purchased a machinery from Y of Chennai for ₹10,000। तो उसकी जो अभी उसको पे करना पड़ा है, कितना पे करा उसने? 10 लाख। उसने उसके बाद फ्रेट पे किया। प्यारे बच्चे, जब मशीन आपने खरीद ली तो फ्रेट का मतलब मशीन को लाने में किराया कितना लगा? उसको 2 लाख रुपए लग गए। और इसके अलावा उसे एक्साइज ड्यूटी, ये एक सरकारी ड्यूटी होती है, टैक्स होता है, ठीक है, वो आपको पे करना पड़ा 1 लाख रुपए। ठीक है। ही यूज द मशीनरी इन हिज बिजनेस, अपने बिजनेस में यूज करता है। साल के अंत में वो डेप्रिसिएशन लगाता है 1.5 लाख। द मार्केट वैल्यू ऑफ द मशीनरी वॉज एस्टिमेटेड एट ₹15 लाख। कह रहा है मार्केट वैल्यू जो है मशीनरी की 15 लाख है। अब कहते हैं कि मशीनरी को बैलेंस शीट में साल खत्म होने पे कितने में दिखाया जाए। मैंने कहा देखो, आपकी जो मशीनरी है आज की डेट में ना, आपने खरीदा था 10 लाख में, फ्रेट दे दिया, भाड़ा दे दिया लाने में 2 लाख, 1 लाख आपने ड्यूटी दे दी, तो टोटल पैसा आपने खर्चा कर दिया 13 लाख। ठीक, कहते हैं हाँ जी कर दिया 13 लाख। और आगे कहता है एट द एंड ऑफ द ईयर ही चार्ज डेप्रिसिएशन 1.5 लाख, 1.5 लाख। कहते हैं ये तो हमारा पूरी जो टोटल कॉस्ट है, ये हमारी टोटल कॉस्ट है 13 लाख। ठीक है। और सुनना जरा मेरी बात, द मार्केट वैल्यू जो है मशीन की वो 15 लाख है। कॉस्ट ये हो गई। इसमें से अगर आप डेप्रिसिएशन घटा देंगे, 1 साल बाद आप डेप्रिसिएशन लगाते हैं 1,50,000, तो आपको कितने मिल जाएगी? 11,50,000 ये आपकी वैल्यू मिल जाएगी, है ना, वैल्यू। अब देखिए आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप इस वैल्यू पे दिखाएं, या तो आप इस वैल्यू पे दिखाएं, या तो प्यारे बच्चे आप मार्केट वैल्यू पे दिखा दें। आप बताइए आप किस वैल्यू पे दिखाएंगे? ये मार्केट वैल्यू है और ये एक वैल्यू जो आपने निकाली है, किस पे दिखाना चाहेंगे आप बताइए? सारे बच्चे बताएंगे प्रभु बताइए क्या होगा भाई। ठीक है, टेल मी। प्यारे बच्चे, हमारे पास यहाँ पे जो रूल है, ठीक है, मशीनरी जो होती है ना एक फिक्स्ड असेट होती है। यहाँ पे कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर वाला नहीं चलता है, वो सिर्फ स्टॉक के लिए है। कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, याद है आप लोगों को? कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, ये सिर्फ और सिर्फ स्टॉक के लिए है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वही वैल्यू आपको लेनी है जो कॉस्ट जो था, रियल कॉस्ट, उस पर डेप्रिसिएशन लगाने के बाद जो आई है, ये आई है 11,50,000। यही होगा आपका आंसर और कुछ नहीं होगा। ठीक, यहाँ पे सिर्फ आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देखते हो, कितने में खरीदा था। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमने जो मशीन खरीदी है, जो फिक्स्ड एसेट खरीदी है, वो बेचने के लिए नहीं खरीदी है। तो अगर बेचने के लिए नहीं खरीदी है तो हम मार्केट वैल्यू ले ही क्यों? समझ रहे हो आप? आपने जो मशीन खरीदी है वो फ्यूचर में आप बेचना नहीं चाहते हो। अगर आप बेचना ही नहीं चाहते तो आप मार्केट वैल्यू क्यों लोगे? ठीक, नेक्स्ट। देखिए जरा इस क्वेश्चन को आराम से देखिए, डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है, बढ़िया। देखिए जरा, ट्राई एवरीवन।
आइए देखते हैं। फर्नीचर की बुक वैल्यू 1 अप्रैल को देखिए जरा, बुक वैल्यू 80,000, ये बुक वैल्यू 1 अप्रैल। परचेज आपने जितना भी परचेज किया 1 साल के अंदर वो कितना है आपका 40,000। और कहते हैं आगे, ड्यूरिंग द ईयर सम फर्नीचर वॉज सोल्ड, बेचा आपने कितने का 15,000 का। तो बेचने वाले को जरा हम ब्रैकेट में ले लेंगे, याद रहे माइनस करना है। बेच दिया आपने और आपको लॉस हुआ, नहीं देखिए अब यहां पे समझना आप, जो आपने बेचा है फर्नीचर वो 15,000 का नहीं था। जो आपने बेचा है फर्नीचर वो बेचा आपने 15,000 में और आपको लॉस हुआ 5,000 का। सुनना मेरी बात ध्यान से, जो आपने फर्नीचर बेचा है वो आपने बेचा है 15,000 में और आपको लॉस हुआ 5,000 का। बेचा कितने में 15,000 में, लॉस कितना हुआ 5,000, मतलब वो फर्नीचर था एक्चुअल में 20,000 का। बेचा है आपने 15,000 में, लॉस हो गया 5,000, मतलब कि वो फर्नीचर था 20,000 का। तो आप एक काम करो प्यारे बच्चे, इसको 20 बना दो, 20,000, ठीक है, इसको 20,000 कर दो, ठीक। बुक वैल्यू परचेज सोल्ड, ठीक है 20,000। अब बताइए प्यारे बच्चे कि कितने का सामान अभी बचा है। अभी जो बचा है सामान वो कितने का है, आप देखेंगे बैलेंस जो है प्यारे बच्चे वो कितने का है। 1,20,000 का हुआ था, आपने 20,000 का बेच दिया सामान, कम में बेचा, कोई बात नहीं, तो अभी भी तो 1 लाख का सामान पड़ा है ना, 1 लाख का सामान। द वैल्यू ऑफ फर्नीचर, कहते हैं ये तो बैलेंस है, साल में 2 काम हुए थे, खरीदा था बेचा था, और वैल्यू जो आ रही है लास्ट में 31 मार्च को वो आ रही है 70,000। ये बैलेंस है, लेकिन क्लोजिंग वैल्यू जो है, जो क्लोजिंग वैल्यू है वो वैल्यू 70,000 की है, मतलब 30,000 रुपए आपके डूब गए। ये है आपका डेप्रिसिएशन। ठीक, समझ में आई बात आई समझ। फरहाज क्वेश्चन क्या है, डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर पूछ रहा है, डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया, ठीक। तो आंसर तो 30,000 होगा, है ना। आइए आगे चलते हैं प्यारे बच्चे, बहुत जल्दी। ये सेम है क्या, हाँ सेम। नेक्स्ट, इसको देखिए जरा प्यारे बच्चे, इसको ट्राई करिए। इजी क्वेश्चन है, फटाफट आंसर बताइए। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। आइए अगला देखते हैं भाई, लेट्स सी द नेक्स्ट। कहते हैं प्यारे बच्चे की जो ओरिजिनल कॉस्ट है एसेट की वो है 2,52,000 रुपए। क्या कहते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट 2,52,000। लास्ट में कितना मिलेगा आपको जब आप बेचेंगे, साल्वेज वैल्यू मतलब होता है स्क्रैप वैल्यू। लास्ट में जब आप बेचेंगे इसको, जब एकदम ये कबाड़ा हो जाएगा एसेट, कबाड़े वाले को बेचेंगे तो कितना रहेगा 12,000। WDV मेथड से आपसे ये डेप्रिसिएशन पूछ रहे हैं। मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर आपको याद हो, एक नोट लिखवाया था कि WDV मेथड में कभी भी साल्वेज वैल्यू को कंसीडर नहीं करना है। नेवर कंसीडर स्क्रैप वैल्यू, नेवर कंसीडर, याद आ रहा है कुछ, स्क्रैप वैल्यू while calculating
while calculating depreciation under WDV मेथड। बात समझ में आई? कुछ आ रही, पल्ले पड़ रहा है कुछ? बोलिए। हाँ ठीक है, आइए देखते हैं। तो अब देखिए जरा, ओरिजिनल एसेट है आपकी 2,52,000 रुपए की, ठीक है। साल्वेज वैल्यू से हमारा कोई मतलब नहीं, काट देते हैं। ले भाई काट दिया तुझे, ठीक है। डेप्रिसिएशन फॉर सेकेंड ईयर पूछ रहे हैं, पहली साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा? 10%, 2520 ये हो गया। लाइए राइट, ये हो गया। सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन बताइए, 22,680। बस यही है प्यारे बच्चे हमारा आंसर। सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन ही हमसे पूछ रहे थे आंसर में, हमसे पूछ रहे थे सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन आंसर, ये हमारा आंसर। बोलिए, ठीक है साहब, समझ में आई बात? ठीक है, यस और नो? आइए अगला देखते हैं। तो ये बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट आपने चीज को रिवाइज किया कि भाई साल्वेज वैल्यू कभी भी कंसीडर नहीं होगी, ठीक। इसको देखिए, ओके लेट्स सी दिस। 1 जनवरी 2006 को ए लिमिटेड ने परचेज की है एक मशीनरी 50,000 रुपए में, ठीक है। 1 जनवरी 2006 को ए लिमिटेड ने परचेज की एक मशीनरी 50,000 रुपए में। कितने में परचेज की? परचेज कॉस्ट कितनी है? 50,000। और कैरेज भाड़ा दे दिया, कैरेज भाड़ा दे दिया 4,000 रुपए। और इंस्टॉलेशन जो आदमी लगाने आया था, इंस्टॉल करने आया था, वो ले गया 2,000 रुपए, या इंस्टॉलेशन का खर्चा आया 2,000, ठीक। कह रहे यूजफुल लाइफ इतने साल है। मैंने कहा पहले टोटल बताओ कि कॉस्ट कितनी है मशीनरी की, कॉस्ट कितनी है मशीनरी की। बुक वैल्यू कह सकते हो आप, 56,000 है सर, 56,000 रुपए। अच्छा, स्क्रैप वैल्यू कितना है साहब? सर कॉस्ट ये है, स्क्रैप वैल्यू दूसरे कलर से लिख लेते हैं, थोड़ा अलग रहेगा। स्क्रैप वैल्यू सर ये है, स्क्रैप वैल्यू सर 6,000 है, राइट। यूजफुल लाइफ कितनी है? यूजफुल लाइफ 10 साल की। हमें बताना है डेप्रिसिएशन अंडर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। ये फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड यार कौन सा मेथड है प्यारे बच्चे? इसी का नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड, SLM। यही है SLM, याद रखना, ये सिनोनिम है उसका, ठीक है। ये क्या है? ये उसका सिनोनिम है, राइट, स्ट्रेट लाइन मेथड का। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन का जो फॉर्मूला है वो है, स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन का जो फॉर्मूला है वो है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ। कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ, ठीक है साहब, ठीक। बराबर कॉस्ट कितनी है भाई? सर टोटल कॉस्ट थी 56,000 रुपए, 56,000। स्क्रैप वैल्यू है सर 6,000,
यूजफुल लाइफ एट 10 ईयर्स। सर 5,000 पर मंथ आ रहा है, सॉरी पर ईयर आ रहा है डेप्रिसिएशन, दैट इज जीरो डेप्रिसिएशन 5,000 आंसर। ठीक, क्लियर है? बोलिए यस और नो। ओहो हाँ अब सही है ना, नोट करिए। तो रजनी, फरहाज, दीपिका, विकास, काफी बच्चे कह रहे हैं कि भाई आंसर तो यही है। ठीक है, वेरी गुड। सो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक टॉपिक है जो मुझे थोड़ा सा आपको बताना था लास्ट में। ठीक है बच्चे, कई बार क्या होता है ना, कई बार खासकर जो हम कंपनी अकाउंट जब करते हैं तो आप देखेंगे कि वहां कई बार आपको मिल जाएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वर्ड भी। ठीक है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन बच्चे चार्ज करने का दो तरीका है पीएल में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक तो टू डेप्रिसिएशन आप लिख देते हो, टू डेप्रिसिएशन है ना। एक दूसरा तरीका है हम डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविजन बना देते हैं, लिख देते हैं टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। बात वही है, लिखने का बस तरीका अलग। ठीक ठीक है सर। तो सर अंतर क्या आता है? अंतर बच्चे बैलेंस शीट में आता है। बैलेंस शीट में मान लीजिए मेरे पास एक बिल्डिंग है 1 करोड़ रुपए की या 10 लाख की है। कितने की है? 10 लाख की है। ठीक, तो अगर मेरे पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है तो इसको मैं लाइबिलिटी साइड में यहां पे, अगर मैंने ऐसे अकाउंटिंग की है, प्रोविजन दिखाया है, तो मैं यहां लिखूंगा जो भी है मेरा रेट 10,000, 1 लाख, जो भी है यहां लिख दूंगा। लेकिन अगर मैंने डेप्रिसिएशन लिखा तो जनरली हम क्या करते हैं, जनरली की मैं बात कर रहा हूं, हम डेप्रिसिएशन को बैलेंस शीट में या तो बिल्डिंग की या तो हम बिल्डिंग की फाइनल वैल्यू दिखा देंगे डायरेक्ट। मतलब मान लो 1 लाख डेप्रिसिएशन था तो बिल्डिंग सीधा हम 9 लाख की दिखा दें, या बिल्डिंग माइनस डेप्रिसिएशन करके दिखा दें। ये तरीका होता है। प्रोविजन लाइबिलिटी साइड में ले जाते हैं, बिल्डिंग की वैल्यू हर साल यही दिखेगी, प्रोविजन यहां अलग अलग हर साल पड़ता रहेगा। इज दैट, मतलब प्रोविजन भी आपको इस साइड दिखता रहेगा पूरा कि बिल्डिंग पे टोटल आज तक कितना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुआ। कुछ समझ में आई बात? पहले ये बताइए, समझ में आया थोड़ा बहुत? एक आधे क्वेश्चन जिनमें आपका जवाब बिल्कुल नहीं आया था, मैं समझ चुका हूं, उन क्वेश्चंस में आपको दिक्कत हुई होगी। ठीक है, तो रिपीट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन था वैसा, रिपीट कर दूंगा मैं। बोलिए, बात समझ में आई? शुड आई रिपीट इट? दोबारा एक बार दोहराऊं? पता नहीं, आप लोग कुछ बोल ही नहीं रहे। ठीक है, देखिए डेप्रिसिएशन को ही हम या तो डेप्रिसिएशन लिख दें या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिख दें। पीएल में बात वही है, डेप्रिसिएशन मान लीजिए यहाँ पे 1 लाख था तो हमने 1 लाख लिख दिया, उसी को हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से लिख सकते थे, वो 1 लाख। ठीक, अब बिल्डिंग यहाँ पे 10 लाख है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इधर इकट्ठा होता जाएगा। जैसे पिछली साल मान लो हमारी इस बिल्डिंग को खरीदे हुए 2 साल आज कंप्लीट हो गए, तो पहली साल 1 लाख रहा होगा डेप्रिसिएशन, दूसरी साल भी 1 लाख, तो यहां 2 लाख प्रोविजन आ जाएगा। लेकिन अगर हम इस तरह नहीं करते तो हमारी बिल्डिंग आज या तो सिर्फ इधर 8 लाख की दिख रही होती, या तो हम ऐसे डायरेक्ट लिख देते, या तो 10 लाख, 9 लाख पिछली साल रही होगी, -1 लाख कर देते, 9 लाख -1 लाख। ठीक है साहब, समझ में आ गई बात आपको? 9 लाख -1 लाख। ठीक है, क्लियर? बोलिए।
बढ़िया, चलिए ठीक है, वेरी गुड। तो ये लास्ट था हमारा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कुछ है नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन था जिसमें आप लोगों को काफी बच्चों के रिप्लाई नहीं आए थे, उसको एक बार मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, मतलब फिर क्लास एंड कर दूंगा मैं। यही था क्या? विच वन वॉज दैट? हाँ, ये वाला था शायद, ये वाला। इसमें आपको प्रॉब्लम हो रही थी, बताइए तो मैं समझाऊं। शुड आई एक्सप्लेन इट, यस और नो? जस्ट टेल मी। अगर आप यस बोलेंगे तो समझाऊंगा, अदरवाइज आई विल एंड द क्लास, ठीक है। सो बता दें आप लोग। हाँ जी, विकास भी कह रहे अंडर कास्ट वाला, आइए समझाते हैं विकास, देखते हैं, ठीक है, आइए देखते हैं। तो भैया बोल दिया करो ना आप लोग यार, क्यों नहीं बोलते हो? मतलब नहीं समझ में आया, मुझे सोचना पड़ेगा यार, मतलब ये वाला शायद नहीं आया हो, ऐसा क्यों होता है? आपको खुद ही बता देना चाहिए। आपने कहा कैश बुक में हमने अंडर साइड, किसका? पेमेंट साइड। यार पेमेंट मतलब बाहर, समझ रहे हो आप? पेमेंट जब भी हम करेंगे तो वो हमारा बाहर जाएगा। हमने पेमेंट अपनी कम दिखाई, मतलब हमारा कैश 2500 रुपया ज्यादा है, एक्चुअल से 2500 ज्यादा है। अगर आप 2500 की पेमेंट कम दिखाओगे तो आपका कैश एक्चुअल से 2500 ज्यादा है। अगर आप 2500 की पेमेंट कम दिखाओगे तो आपका कैश एक्चुअल से 2500 ज्यादा है, ठीक। इफ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज द ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। अब स्टार्ट कहां से कम हम कर रहे हैं बैंक रिकंसिलिएशन करना? पासबुक से। और उसमें क्या है? ओवरड्राफ्ट। कह रहा है पहले से ही आउट है, मेरे पास कुछ है ही नहीं, जीरो है, नील है, लेकिन बाहर भी है, मतलब नेगेटिव बैलेंस, आउट वाला है। देन व्हाट वुड बी द ट्रीटमेंट टू रीच टू ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑफ कैश बुक? कहते हैं मुझे कैश बुक का ओवरड्राफ्ट जानना है, कितना है। मैंने कहा देखेंगे ओवरड्राफ्ट है क्या है, वो बात की बात है, अभी रुको। कैश बुक में आप कह रहे हो मेरे पास आउट है, आउट है, और यहां पे आपने 2500 ज्यादा दिखा रखा है कैश बुक में। आपको कहां पहुंचना है भाई साहब? ये कहते हैं भाई साहब हमें कैश बुक का बैलेंस चाहिए, हम पासबुक का हमें पता है, हमें कैश बुक का चाहिए। मैंने कहा अच्छा, पासबुक का जो भी बैलेंस है वो आउट वाला है, ठीक। आपको कैश बुक पे पहुंचना है। कैश बुक ने 2500 क्या कर रखा है? ज्यादा क्या कर रखा है? अपने यहां ज्यादा दिखा रखा है, इन कर रखा है, अपने यहां गलती से इन कर रखा। आप भी अपने यहां इन कर लो, नेगेटिव कर लेना यार, बोलो अपने यहां इन कर लो। कैश बुक ने क्या किया है? गलती से ही लेकिन इन कर रखा है। क्यों? क्योंकि पेमेंट उसने कम दिखाई, पेमेंट उसने कम कैलकुलेट की। जो टोटल पेमेंट जब कैलकुलेट कर रहे थे 2500 की गलती हो गई। तो जब पेमेंट में गलती करोगे मतलब आपको लग रहा है कि मेरे पास ज्यादा पैसा है। जैसे प्रभु के पास 1 लाख रुपए थे, ये बांट रहे थे पैसे सबको, इन्होंने कहा मैंने बांट दिए 50,000 रुपए, एक्चुअल में बांट चुके हैं 52,500। एक्चुअल में प्रभु बांट चुके हैं 52,500 और कहते हैं मैंने बांटे 50,000। तो ये 2,500 ये गलती से अपने पास ज्यादा दिखा रहे हैं, इन दिखा रहे हैं, ठीक। ये गलती से प्रभु अपने पास क्या दिखा रहे हैं? इन दिखा रहे हैं 2,500, ठीक। मैंने कहा ओके बढ़िया, इन दिखा रहा हूं, ठीक है। अब कह रहे हैं कि मुझे पासबुक का जो बैलेंस है वो आउट वाला है मेरे पास, ठीक। मैंने कहा जो भी बैलेंस है वो आउट दिखा रहा है, मुझे कैश बुक तक पहुंचना है। मैंने कहा बच्चे इन होगा तो इसलिए नेगेटिव होगा, रजनी इन होगा तो नेगेटिव होता नहीं, इसलिए हो रहा है कि पासबुक का पहले से ओवरड्राफ्ट है, पहले से क्या है? आउट दिख रहा है। जैसे आप अपना पासबुक मेंटेन करा के ले आई, वो दिखाता है मान लो -80,000। अब मैंने कहा कि कैश बुक ने गलती से 2500 रुपया ज्यादा इन किया है, गलती से। आपको भी कैश बुक का निकालना, आप कहोगे यार इसमें इन कर दो, ऐसे ही तो इन करोगे आप। तो ये दोनों की जो लड़ाई है वो क्या करती है? मतलब इसको आप माइनस करोगे। ये 80 अगर हम प्लस मान लें तो इसको माइनस करना पड़ेगा। पहले 80,000 आउट था, ओवरड्राफ्ट। रजनी कहते हैं जी मैं पासबुक अपडेट करा के लाई, 80,000 ओवरड्राफ्ट दिखा रहा आउट। मैंने कहा ठीक है। और फिर ये कहते हैं मुझे पासबुक का बैलेंस जानना, कैश बुक का निकालना है, और कैश बुक में क्या है? गलती से 2500 इन किया है,
तो कर लो यार, इन लड़ाई हो गई ना दोनों की, आप भी कर लो इन। ये सब नो बोलिए। कैशबुक में पासबुक ये प्रिंट करा के लाइन, कहते हैं जी मेरे पासबुक में 80,000 आउट, मतलब नेगेटिव बैलेंस, 80,000 आउट। मैंने कहा अब कैशबुक निकालना है इनको। कहते हैं कैशबुक में 2500 इन है गलती से। मैंने कहा तो यहां भी वो गलती कर दो, यहां भी इन दिखा दो, तो आउट और इन लड़ाई हो जाएगी ना, ठीक, माइनस करना पड़ेगा, राइट। सो विद दिस आई एम एंडिंग द सेशन, आई होप यू हैव एंजॉयड इट। ठीक, चलिए यहीं पे एंड करते हैं क्लास, धन्यवाद, राइट। फिर मुलाकात होगी रिविजनरी क्लासेस में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।